students, welcome back my YouTube channel Team Experts. I hope all of you is very well. Today I will have to discuss about your topic in class 10 is known as a pair of linear equation of two variable. आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। ये स्टेट बोर्ड खासतौर से उत्तर प्रदेश बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में यहाँ से एक प्रश्न अक्सर एमसीक्यू या थ्योरी के रूप में आता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। क्लास 10 में सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक जो रूप है वो ये होता है बेटा a1x प्लस b1y बराबर में c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर है। ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि हमने आप लोगों को पॉलिनोमियल में चीज बताई है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करेंगे तो हमारे पास जितने चर होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगे, समीकरण होना अनिवार्य है। तभी हम उस चीज को सही पूर्वक हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्या है, व्यापक रूप है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का। यहां पर इनको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम ध्यान में देखते हैं। हमारे पास इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो देखिए क्या है। समीकरण जो निकाय होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज टू टाइप्स। पहला, हमारे पास पहला है कंसिस्टेंट। जिसे हम कहते हैं हिंदी में संगत निकाय। कैसा निकाय, समीकरण का निकाय कैसा है, संगत है। दूसरा आता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। जिसे कहते हैं असंगत निकाय। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि समीकरण निकाय ऐसा समीकरण निकाय जो संगत है, तर्क संगत है, जिसका कोई अस्तित्व है। असंगत का मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं। फिर समीकरण के निकाय के हल क्या होते हैं। फिर हमारा दूसरा बिंदु जो आता है इसमें पढ़ने का वो ये आएगा, समीकरण निकाय के हल। ये मुख्य रूप से तीन हल होते हैं। अद्वितीय हल, नंबर 2 पे आता है अनंत हल, नंबर 3 पर आता है कोई हल नहीं। अद्वितीय हल को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन,
अनंत हल को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कह लेते हैं या मैनी सॉल्यूशन इसका दूसरा नाम है, मैनी सॉल्यूशन। कोई हल नहीं को हम इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशन। आइए ध्यान से फिर से समझते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसमें हम मुख्य रूप से अभी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं दो मुख्य चीजें कि इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे समीकरण निकाय क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। समीकरण निकाय हमारे होते हैं मुख्य रूप से दो तरीके के। पहला निकाय क्या कहलाता है, संगत निकाय। दूसरा क्या कहलाता है, असंगत निकाय। संगत निकाय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, असंगत निकाय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनकंसिस्टेंट। समीकरण के निकाय के कितने हल हो सकते हैं, वो मुख्य रूप से तीन हो सकते हैं। या तो अद्वितीय हो, मतलब एक ही सलूशन हो, इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या, केवल एक ही हल, है ना। या इसे हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। ऐसे समीकरण निकाय को जब हम हल करेंगे, x और y या a b c जो भी हमारे पास चर हो गए, उसका केवल और केवल एक ही हल निकलेगा, एक के अलावा दूसरा हल उसका नहीं हो सकता। दूसरा है हमारे पास अनंत हल, जिसे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या डायरेक्टली कभी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कह देते हैं, या सिंगल में मैनी सॉल्यूशन कह देते हैं। यानी कि ऐसा समीकरण निकाय जिसके क्या हो, एक से अधिक हल हो, यानी कि एक वेरिएबल का मान बदलते जाए, दूसरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में निकलता जाए। यानी कि x के मान अनंत हो सकते हैं, इसी तरीके से y के मान अनंत हो सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास हल है कि इसका कोई भी हल नहीं है ना, देयर इज नो सॉल्यूशन। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए, अभी तक हमने जो चीजें समझी है उनको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इन समीकरण जो हमारा जो व्यापक समीकरण है a1x प्लस b1y बराबर में c1, तथा में फिर क्या था a2x प्लस b2y बराबर में c2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, x के अगर गुणांक करें, x के गुणांक हमारे पास दोनों समीकरणों में अलग अलग होंगे, a1 तथा में क्या होगा बेटा, a2 होगा। इसी तरीके से y के अगर गुणांक की हम बात करें तो क्या होगा, ये b2 तथा में b1 तथा में b2। और अचर पद की बात करें, अचर पद हमारे पास क्या होंगे, c1 तथा में c2। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सारणी है, समीकरण निकाय की सारणी। तो सबसे पहले आएगा गुणांकों का अनुपात, गुणांकों का अनुपात, या ऐसे लिख लीजिए गुणांकों गुणांकों की शर्त, या इसे कह लीजिए गुणांकों का अनुपात। फिर बात करेंगे क्या बेटा, समीकरण निकाय। फिर बात करेंगे समीकरण का हल
फिर बात करेंगे ज्यामितीय निरूपण, रेशियो या यहां पे लिख सकते हैं कंडीशन, कंडीशन या रेशियो लिख सकते हैं ऑफ किसका, किसकी बात करेंगे, कोफिशिएंट्स की। ठीक है, समीकरण का है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। बहुत आसान है। यहां पे पहली शर्त है, यदि हमारे पास गुणांकों का अनुपात क्या हो रहा हो बेटा, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो। यदि हम क्या करें, दोनों समीकरणों के x के गुणांक का अनुपात और दोनों समीकरणों के y के गुणांक का अनुपात निकालें और वो बराबर ना आए, ऐसी कंडीशन में जो समीकरण निकाय है वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, या इंग्लिश में से क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। समीकरण का हल क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, अद्वितीय हल होगा, या इसी को क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये जो समीकरण है, चूंकि ये रैखिक समीकरण है तो क्या बनेगी, ये रेखाएं बनेगी। तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स है ना, टू लाइन्स आर intersect each other, okay, intersect each other, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट एक ही मिलेगा। दूसरा हमारे पास जो शर्त आती है, यदि क्या हो जाए, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और बराबर ना हो c1/c2। अर्थात क्या है, समीकरण निकाय के क्या करें, x के गुणांकों का अनुपात निकालें, y के गुणांकों का अनुपात निकालें और अचर पद के गुणांकों का अनुपात निकालें। उस अनुपात में क्या हो कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पद के गुणांक का अनुपात बराबर न हो। ऐसा अगर समीकरण की शर्त बनती है तो यह समीकरण भी क्या होगा, संगत होगा। अंग्रेजी में से क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। और यहां से हल कितने निकलेंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। नहीं, माफ करिएगा, अगर ये मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, आपस में क्या हो जाए, ठीक था। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे तीनों अनुपात क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत होता है। और जो हमारा समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अनेक हल।
अनेक हल होंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। ज्यामितीय निरूपण की बात करें तो रेखाएं, है ना, क्या हो जाएंगी, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रेखाएं संपाती होंगी या को लीनियर ऑफ अ लाइन, लाइन्स आर कोलिनियर। अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा पे ऊपर ही लाई करेगी, जो बहुत सारे बिंदुओं पर क्या करती रहेगी, स्पर्श करती रहेगी। अर्थात हम बात करें रेखाएं संपाती होने का अगर उदाहरण दें, जैसे इस मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर रख दें, तो हो क्या रहा है, ये मार्कर दूसरे मार्कर को अनंत बिंदुओं तक स्पर्श कर, प्रत्येक बिंदु पर लगभग हर जगह स्पर्श कर रहा है, तो इसके बहुत सारे हल निकलेंगे। तीसरा बिंदु हमारे पास अनुपात आता है, यदि A1 बटे में A2 क्या हो जाए, B1 बटे में B2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन C1 बटे में C2 के अनुपात के बराबर ना हो। ऐसे अनुपात का जो समीकरण निकाय होगा वो क्या होगा, असंगत हो जाएगा। क्या होगा, असंगत, जिसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं। इसके समीकरण के हल की अगर बात करें तो क्या होगा, यहां पर कोई हल नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, नो सॉल्यूशन। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल। अर्थात ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब जिनके मध्य की दूरी कैसी हो, एक जैसी हो। जब ये रेखाएं ना ही एक दूसरे को करेंगी स्पर्श, है ना, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रही है और एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही हैं, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं। जब वो कहीं ना स्पर्श कर रही हैं ना ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसके हल होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, अर्थात नहीं होगी। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अभी तक हमने आपको इस अध्याय में मुख्य रूप से 2-3 बातों की चर्चा करी। पहली चर्चा करी कि समीकरण निकाय क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया समीकरण निकाय मुख्य रूप से 2 तरीके के होते हैं, एक संगत, दूसरा असंगत, अर्थात कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हमने बात करी कि समीकरण निकायों का हल कितने प्रकार के होते हैं। तो समीकरण निकायों का हल मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं। अद्वितीय हल होगा, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा, अनंत हल होंगे या मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अनंत बहुत सारे हल होंगे। तीसरा कोई हल ही नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को हमने एक जगह एक साथ चार्ट के माध्यम से इससे पहले हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में इन समीकरण निकायों को हल करने की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके से इन समीकरण निकायों को हम हल करेंगे। समीकरण, या ऐसे लिख लीजिए, 2 चर वाले, ये ठीक है, ऐसे समझते हैं। समीकरण निकायों को हल करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ linear equation, linear system of two variable। ठीक है, देखिए पहली विधि हम पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। इंग्लिश में भी इसका नाम यही है, ग्राफिकली मेथड। सेकंड नंबर पे आता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसे कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। और चौथी विधि हमारे पास आती है चौथी विधि है हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए जानते हैं। हमने आपको बताया समीकरण निकायों को हल करने की विधि। यहाँ पे मुख्य रूप से है ना 4 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? ग्राफीय विधि या ग्राफिकली मेथड। इसमें हम इक्वेशंस को एक टेबल फॉर्मेट में जनरेट करते हैं, x को y के फॉर्म में ट्रांसफर करके या y को x के फॉर्मेट में लेकर के वहां पर हम x की वैल्यू रैंडमली लेते जाते हैं, y की वैल्यू उसके बिहाफ पर निकाल दी जाती है। फिर ग्राफ पेपर पर उन लाइंस को हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये विधि है। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन, जैसा नाम से पता लगा सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी व्यक्ति का दूसरा क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए। यानी कि इसमें हम करते क्या है? किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे हमारा कोई सब्स्टिट्यूट रख लिया जाए, हमें पढ़ाने की जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट, तो हमारी जगह पे दूसरा कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तीसरे नंबर पर आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि को जैसा दूसरा इंग्लिश में नाम लिख रहा है, एलिमिनेट कर देना, यानी कि विलोप कर देना, विलुप्त कर देना, हटा देना, गायब कर देना। ऐसी विधियों में हम अक्सर क्या करते हैं? किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस मान को उठा करके फिर दूसरी जगह पे सबमिट कर देते हैं। लास्ट विधि हमारे पास है ब्रज गुणनखंड या वज्र इसे बोलते हैं, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतनी विधियां हमें पढ़नी होती है, लेकिन आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, आप हर्ष होइए, सरकार ने या आपकी एनसीईआरटी ने आपका सिलेबस जब रिवाइज करा तो उसमें से उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा पढ़ना होता है, 2 मेथड उन्होंने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। एक ग्राफीय विधि आपको नहीं पढ़नी है और दूसरी क्या करनी है? आपको वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़नी है। आपको केवल ये 2 विधियां ही पढ़नी है। जब ये सिलेबस रिमूव नहीं हुआ था तो ग्राफीय विधि से एक सवाल पूछने का जो ट्रेंड था, सीबीएसई का बहुत फेवरेट था। सीबीएसई यहां से जरूर एक सवाल फिक्स करके देती थी, पूछती थी। चूंकि हट गया है तो हम यहां से मुख्य रूप से आपके पास
एक सवाल बनना तय है, चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो अथवा सेंट्रल बोर्ड के हो। सेंट्रल बोर्ड में भी आपके 16 एमसीक्यू आते हैं और स्टेट बोर्ड खासतौर से यूपी में 20 एमसीक्यू आते हैं। आपको सबसे ज्यादा हो सकता है आपसे क्या पूछ सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, समीकरण निकाय कैसा है, संगत है असंगत है, ऐसे पूछ सकते हैं बहुविकल्पी में। या आपसे पूछ सकते हैं इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, बहुत सारे होंगे, कि कोई हल नहीं होगा। यहां से भी सवाल बना सकते हैं। आशा है आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू ऑफ एवरीवन।